गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स में जो टॉपिक्स हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, टर्म, डिग्री, और उसके बाद समझेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और पॉलीनोमियल्स में क्या रिलेशनशिप है। किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी एक्सप्रेशन उसमें पॉलीनोमियल्स है, तो ये भी हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स की पॉलीनोमियल्स होती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप्स की पॉलीनोमियल्स होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज डिफरेंट टर्म्स एंड व्हाट डू दे इंडिकेट इन मैथमेटिक्स। तो पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हुए, यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, उसके बाद √2 एक कांस्टेंट है और 7 यहाँ पे एक कांस्टेंट है। यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर नहीं लिखा है तो हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब समझते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे लिखा है, उसके सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, एक नंबर लिखा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कोएफिशिएंट। और इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं लिखा है, सिंगल एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट। यहां पे कोएफिशिएंट 4 है एक्स स्क्वायर्ड का, इसी तरह से ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है और बाकी ये भी कोएफिशिएंट है, राइट। इस तरह से हमको देखना होता है। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को हम एक दूसरी जगह पर इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी कोएफिशिएंट को कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट को कोएफिशिएंट, तो नो इश्यूज, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुमसे कोई बोलता है कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस बताओ, तो तुम बोलोगे कांस्टेंट का मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं लिखा हुआ है, और जब लेटर लिखा है और उसके सामने कोई वैल्यू लिखी है तो हम उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। बस इतना ही डिफरेंस तुमको बताना। क्वेश्चन जो आता है वो आता है कोएफिशिएंट पे। जैसे ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं, तो इसमें हमको अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुमको साइन के साथ बताना है। तुम बोलोगे +4 एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट है। किसका? एक्स स्क्वायर्ड का। अगर तुमसे बोला जाए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलोगे 7। क्या? +7। अगर तुमसे बोला जाए x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है, तो इस एक्सप्रेशन में तुम बोलोगे 3। ऐसा क्यों? क्योंकि x⁻0 की वैल्यू हमेशा होती है 1। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लेना चाहिए। देखो, अगर 3 है और इसके साथ में मैंने x⁻0 लगा दिया, तो इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से यही 3 जो वैल्यू है यही आ जाएगी। इसका मतलब मैंने इस वैल्यू को नहीं चेंज किया, राइट। वैल्यू तो अभी भी 3 है। x⁻0 भी मैं लगा दूं तो अभी भी ये 3 ही होगा, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3। तो इस तरह से तुमने समझा कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, जिसके साथ तुमको कोई वेरिएबल या इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं दिख रहा है, तो तुम बोल देना कि यहाँ पे जो x0 ऑलरेडी होगा और इसके साथ ये 3 मौजूद है, तो x0 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ? 3। ठीक। अगर तुमको बोला जाए यहाँ पे x⁻3 का कोएफिशिएंट क्या है इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे x⁻3 तो है ही नहीं, तो तुम क्या बताओगे? तो यहाँ ऐसी स्थिति में तुम इसका कोएफिशिएंट बताओगे कितना? 0। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये मैंने सिर्फ ऐसे इस तरह से लिखा है, ठीक है।
तो जीरो, जीरो क्यों? क्योंकि जीरो है, अगर जीरो का मल्टीप्लाई तुम किसी भी नंबर से करते हो या किसी भी वेरिएबल से करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है? जीरो। तो इसका मतलब हम ये सपोज करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि x रेज़ टू पावर 3 यहाँ पे रहा होगा, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई और फाइनली यहाँ पे जीरो था। अब जीरो ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि तुमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिखे ही नहीं, राइट, दिखे ही नहीं, अगर x जीरो वाला है तो कांस्टेंट देखना, वही कांस्टेंट उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछा जाए जैसे x रेज़ टू पावर जीरो के अलावा, तो तुम वहां पे कोएफिशिएंट हमेशा जीरो बताना। अगर x रेज़ टू पावर 5 बोला जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पे तो है नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हुए। अब यहां पे देखते हैं, अगर तुमको बोला जाए x का कोएफिशिएंट बताओ तो √2 होगा। क्या होगा? √2। इसका मतलब कोएफिशिएंट की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है? जितने रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर होते हैं, सबका कलेक्शन होता है हमारा रियल नंबर, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा है। यानी इसमें फ्रैक्शन वाले भी नंबर आएंगे, इंटीजर भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा, नेगेटिव वाले नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव वाले नंबर भी आएंगे, रूट वाले नंबर भी आएंगे। तो कोएफिशिएंट के जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो कोएफिशिएंट के बारे में अभी तक तुम समझ चुके होगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होता है, उसके पहले जो वैल्यू जनरली लिखी होती है उसी को तुम कोएफिशिएंट बोलते हो, लेकिन साइन के साथ बोलना है। और कोएफिशिएंट को जनरली A, B, C, D इस तरह से दिखाते हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो शुरू के लेटर्स होते हैं उससे दिखाते हैं। और ये जो x है ना, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा स्क्वायर बनाऊं तो स्क्वायर बनाते ही तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है कि स्क्वायर मतलब एक क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स फिक्स है। आई रिपीट, 4 साइड्स फिक्स है। स्क्वायर छोटा हो या बड़ा हो, उसकी साइड तो 4 ही होगी। हो सकता है लेंथ किसी स्क्वायर की यहाँ पे x है, यहाँ पे x होगी तो x होगी। अब बड़ा स्क्वायर होगा तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स जो साइड होगी स्क्वायर की वो छोटी या बड़ी वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो जो चेंज करती है ना, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x वेरिएबल है। अगर स्क्वायर बड़ा होगा तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्क्वायर छोटा होगा तो x की वैल्यू छोटी होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट, तो तुम जोड़ोगे और बोल दोगे इसको 4x, राइट। तो इसका मतलब x मीन्स 4x। लेकिन ये 4 क्या चेंज होने वाला है अगर बड़ा स्क्वायर होगा तो? नहीं। तो इट मीन्स नो मैटर हाउ बिग a square is or how small a square is, in all situation number of sides means 4 is not going to be changed, it remains constant। तो जो चीज़ नहीं बदलेगी उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं या कोएफिशिएंट तुम बोल सकते हो। और जो चीज़ वेरी करती है, राइट, एक स्क्वायर है दूसरा स्क्वायर बनेगा तो x की वैल्यू वेरी कर जाएगी, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स को हम जनरली दिखाते हैं x, y, z, t, u इन सब लेटर से। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं लास्ट वाले, उनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेरिएबल कभी कभी 2 वेरिएबल साथ में आ सकता है। जैसे मैंने किया हाफ b इंटू एच, राइट। ये किसका है? ये है एरिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसको लिखते हैं 1/2। अब यहाँ पे 1/2 देखो कांस्टेंट है, छोटा होगा अगर ट्राइंगल होगा या बड़ा ट्राइंगल होगा तो ये तो 1/2 ही रहेगा जब भी एरिया निकालोगे। चेंज क्या होगा? b और h, यानी इसकी जो बेस होगी वो और हाइट ये वेरी करेगी। तो इसमें वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हुआ, राइट। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो b है
तो हम इससे दिखाएंगे। मैंने बोला था जनरली, ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि b से हम हमेशा कोएफिशिएंट को ही दिखाएंगे, कांस्टेंट को ही दिखाएंगे। हम दिखा सकते हैं वेरिएबल को भी, ठीक है। सिचुएशन आएगी तुम समझ जाओगे, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला नहीं है। मैं तुमको यहाँ पे बताना ये चाह रहा था कि अगर 2 वेरिएबल भी हो सकते, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते, 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जहाँ पर भी होगा उसकी वैल्यू वेरी होगी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चेंज होती रहती है। तो अभी तक हमने समझा कि जो कोएफिशिएंट होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और अगर कोई कांस्टेंट दिया गया है तो उसमें जो वेरिएबल होगा वो x रेज़ टू पावर 0 होता है। लेकिन ऐसी कोई एक्सप्रेशन या ऐसे कोई टर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है जो यहाँ पे तुमको विजिबल ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है, क्योंकि कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे वो विजिबल नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये क्या ऊपर, जो ऊपर लिखा है इसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या हम इसको इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसेस तुमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, राइट, जिसमें तुम ये पावर जो होती है उसके अलग अलग रूल पढ़े थे। जैसे ये पार है, पार के ऊपर पावर है, तो क्या रूल था, ये सब सारी चीजें तुमने लास्ट चैप्टर में जरूर पढ़ी होंगी। तो इसको बोलते हैं पावर। अब प्लस और माइनस से सेपरेट करके जो वैल्यूज लिखी होती है उनको बोलते हैं हम टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, प्लस और माइनस से सेपरेट करके जो ये वैल्यूज लिखी होती है उनको बोलते हैं टर्म। ये प्लस है और इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस होगा। तो ये एक टर्म हुई, ये दूसरी टर्म हुई, ये एक तीसरी टर्म हुई। तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हुई, 3 टर्म्स। इसमें कितनी है, 1 2। इसमें कितनी है, अब ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा तभी तुम बता सकते हो। इसमें कितनी टर्म है, 1 2। इसमें कितनी है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब टर्म के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल नहीं है अगर, तो इसका मतलब x रेज़ टू पावर 0 है, तो ये भी एक टर्म है अपने आप में। अब यहां पे एक टर्म है, 2 टर्म है, ये टर्म नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो 0 से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 और 2 टर्म ही है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मैं यहां पे 0 1 बढ़ा दूं तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 3 है, राइट। कोई 1 0 और बढ़ा दे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बदल गई, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 3 है। तो इसका मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब कोई ऐसा आए और इस 7 को इस तरह से लिख दे, 3x लिख दे और यहां पे 4 लिख दे, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 3 ही है। क्योंकि लाइक टर्म को तुमको पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पे आएगा 7x। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसमें हम टर्म डिसाइड करते हैं। 0 के बढ़ने से टर्म्स नहीं बढ़ती, इसको स्प्लिट करके और ज़्यादा नंबर बढ़ाने से टर्म्स नहीं बढ़ती है। तो लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली तुम्हारी जो एक्सप्रेशन आती है उसमें डिसाइड करना होता है कि टर्म्स कितनी होती है। और प्लस और माइनस में तुमको देखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा 4x ये और -7 इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, एक ये एक ये। यहाँ पे तुमको नहीं देखना कि इसके बीच में 4 है, ये नहीं। अगर डिवीजन में होता, मान लो यहाँ पे 3 भी होता, तो भी तुमको नहीं देखना, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी। और टर्म हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है उसके साथ बताई जाती है। अगर तुमसे बोला जाए यहाँ पे टर्म बताओ, तो तुम बोलोगे इस टर्म का नाम है 4x² और इसका +7x। कोई टर्म ऐसी है 4x³ और प्लस मान लो 2 या मान लो 5, तो तुमको इसमें बताना है एक टर्म है -4x³ और दूसरी टर्म है +5। इन शॉर्ट में तुमको बता ये रहा हूं कि साइन के साथ बताना है, तो टर्म्स के बारे में तुमको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब समझते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट जो पावर होती है। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर यहाँ पे
क्या है 2, यहाँ पे 1 है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर तुम 0 भी कर देते हो, ये 1 कर देते हो, तो हाईएस्ट पावर यही है 2। तो डिग्री क्या हुई इसकी 2। इस केस में डिग्री क्या हुई, अब यहाँ पे डिग्री तो छोड़ ही दो, अभी इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अब इसकी डिग्री पूछी जाए तो इसको पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे x रेज़ टू पावर 2 है प्लस 3x, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, क्यों, देखो x अंडर रूट होता है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे ना तो x ये हो जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो जुड़ती है, तो 3/2 और प्लस माइनस 1/2 ये जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये लाइक फ्रैक्शन है यानी नीचे सेम है, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हम कर सकते हैं 2/2, इसको सॉल्व करेंगे 1। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमको डिसाइड करना है कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है, समझ में आई बात। इसमें डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री क्या होगी 0 है ना, कोई डिग्री नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर देखो 4, यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो इसको तो सॉल्व करेंगे पहले। x है माइनस ऊपर जाएगा x - 1, तो ऑब्वियसली 1 ज़्यादा होगा तो डिग्री 1 होगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये 3 होगा, ये 3 होगा और इस हाफ होगा और प्लस अंडर रूट 2 है ना, यहाँ पे x तो ज़्यादा क्या, हाफ ज़्यादा कि 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशन में जो दी गई होती है। जैसे मान लो कि मैं एक एक्सप्रेशन देता हूँ y + 3, अब इसकी डिग्री क्या है, तो तुम 1 बोल दोगे गलत हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करो, y अंदर जाएगा y² हो जाएगा और ये 3y। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2 हुई, ठीक। तो इस तरह से डिग्री तुमको पता करना होता है। डिग्री तुमने समझ लिया, तो अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे जितनी लिखी है सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर भी इसको बोल सकते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा, तभी हम उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन इस एक्सप्रेशन को पता करने के लिए हमको पहले एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, x⁵, अब मैं 1 कम करूँगा तो 4, 1 कम करूँगा तो 3, 1 कम करूँगा तो 2, 1 कम करूँगा तो 1 और 1 और कम कर दूंगा तो 0। मान लो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। तो वेरिएबल के घटते पावर में या वेरिएबल के बढ़ते पावर में अगर तुम लिखते जाते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुमने क्या किया कि यहाँ पे घटते हुए फॉर्म में लिखा, तो जनरली यही लिखा जाता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, पावर घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल एक्सप्रेशन अगर दी जाए तो इसकी कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, a है, x है, तो इसकी पावर n है, तो यहाँ पे n है। अब आगे जाएंगे तो घटेगा, तो n 1 घट जाएगा, राइट, और तो इस तरह से लिख देंगे हम n-1 x n-1। अब आगे और जाओगे तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा और x हो जाएगा इसमें n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ऐसे जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ ये 0 x की पावर 0 हो जाएगा, तो इसके साथ ये 0। लेकिन इससे ये इंप्रेशन मत ले लेना कि ये जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो x की पावर 7 होगी तो इसकी कोएफिशिएंट भी 7 होगी, नहीं। कोएफिशिएंट जैसा मैंने शुरू में समझाया, ये तो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, कोएफिशिएंट कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, खाली ये सिंपली ये बताता है कि x⁵n के साथ ये कोएफिशिएंट लगा है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन बताता है और ये घटते क्रम में तुमको बताते जाता है।
ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन में पहले तुमको लिखना है, उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है। तो जैसे ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो कोई इश्यूज ही नहीं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसको पहले तुम कन्वर्ट कर लोगे। x रेज़ टू पावर 2 3x, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, तो इसको ऊपर जाएगा तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देखने से हमको रूट में लग रहा था, यानी ये पावर होल नंबर में तो नहीं आएगी, 1/2 में आएगी, और होल नंबर में 1/2 तो आता नहीं। इसका मतलब हम यहीं से अगर देख के डिसाइड करते तो हम ये बोलते कि पॉलिनोमियल है ही नहीं, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो हमने पाया ये तो पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना, उसके बाद डिसाइड करना है कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल के कंडीशन क्या, वेरिएबल के ऊपर जितनी भी वेरिएबल दी गई सब में चेक करना, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, किसी पे भी होल नंबर के अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा कुछ वैल्यू हुई तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखते हैं ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, ये पॉलिनोमियल है, बताओ ये नहीं है, क्यों। ये जो 3 है x रेज़, ये अगर चेंज करोगे तो ऐसी हो जाएगी, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गई पावर, फ्रैक्शन में पावर होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं। ये तो हमने चेक ही किया, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्यों, इसकी x रेज़ टू पावर 0 होगा, और ये वाली वैल्यू तो रूट में हो सकती है ना। जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, शर्त ये है कि जो x रेज़ टू पावर ये है, ये होल नंबर होना चाहिए, और 0 एक होल नंबर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी ये क्या पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो कैसे, x अगर मैं इसको ऊपर x को लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -1, -1 में पावर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने समझा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट, और बाकी यहाँ पे सारी के सारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और टर्म के बारे में, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे पढ़ेंगे। देखो इसमें टर्म कितनी, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म है, कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि प्लस माइनस से हमने सेपरेट कर दिया। एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट 4, एक्स का कोएफिशिएंट 7, एक्स रेज़ टू पावर 0 का कोएफिशिएंट 3, एक्स रेज़ टू पावर 3 का कोएफिशिएंट 0, राइट। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट √2, √x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर होगी वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, तो आया था यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2 और 3x आया था, राइट। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि x का यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 लिखा होता है, राइट। x का कोएफिशिएंट ये, अगर पूछा जाए कि x रेज़ टू पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 0 होगा, ठीक। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे √2 किसका कोएफिशिएंट है, x रेज़ टू पावर 0 का, यानी नॉन ज़ीरो जो कांस्टेंट होते हैं उनका कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट होते हैं हमेशा x रेज़ टू पावर 0 के, राइट, जिसके ऊपर पावर 0 होती है। अच्छा, यहाँ पे टर्म कितनी है, यहाँ पे टर्म 2, सिंप्लीफाई, यहाँ पे टर्म 2, यहाँ पे टर्म 1, यहाँ पे टर्म कितनी है। अब इसको ध्यान से देखो, ये तो टर्म है ही नहीं, राइट, क्योंकि ये 0 0 है तो ये टर्म नहीं होती। यहाँ पे टर्म सिर्फ सिंपली क्या है, 2 टर्म है, यहाँ पे टर्म कितनी है, 2 है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है नहीं। तो जो पॉलिनोमियल नहीं है अब उसको हम यहाँ से हटा देते हैं और आगे डिस्कशन अपना करते थे, ये भी, राइट, ओके, ये भी मिटा देते हैं, तो अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं। हमने कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, टर्म और डिग्री के बारे में समझा। अब हम समझने वाले हैं कि
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हम टर्म करेंगे, ठीक। तो पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल्स में सिंगल टर्म होती है, वन टर्म होती है सिर्फ। जैसे मैंने यहां पे किया 3x, तो एक सिंगल टर्म, अगर 3 भी लिख दूं तब भी ये एक मोनोमियल है, ठीक है। अगर 3x³ भी लिखूं तब भी ये एक मोनोमियल है। अगर मैं 3x⁻² लिखूं तो एक मोनोमियल है, 3x�5 लिखूं तो एक मोनोमियल है। यानी एक सिंगल टर्म अगर मैं लिखूं तो भी वो एक मोनोमियल होता है। तो सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल। तुमको ये नहीं देखना कि इसमें x है और ये है, नहीं, टर्म को डिसाइड करने के लिए प्लस और माइनस देखना होता है। तो अगर यहाँ पे मान लो मैंने 3x लिखा तो इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, राइट। तो इसका मतलब प्लस प्लस से ये करेंगे तो ये सिंगल टर्म होगी, यानी एक टर्म होगी, तो इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। और जो ये होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो जीरो पॉलिनोमियल है, मतलब कांस्टेंट में एक जीरो भी हो सकता है, राइट। तो जीरो अगर होता है तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो कब आता है ये भी मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू के साथ अगर जीरो को तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वैल्यू कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ये होती है मोनोमियल ही। उसी तरह से जीरो पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक जीरो पॉलिनोमियल होती है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। और वो जीरो क्यों आती है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है दूसरा बाइनोमियल। बाई माने होता है 2 और मोनो माने होता है 1। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म ना, तो इसका मतलब दो टर्म जिसमें होगी। और दो टर्म हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बनाया 3x⁻³ और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो इसमें टू टर्म्स हो गई, तो बाइनोमियल हो गया। 3x⁻² प्लस मान लो मैंने लिख दिया 5, तो दो टर्म वाले को बाइनोमियल्स बोलते हैं। इसमें टू टर्म्स होती हैं, ठीक है। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स मतलब ट्राई मतलब 3 होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ओके, जैसे हमने लिखा 3x³ + 2 + x² + x, इस तरह से। तो इसमें 3 टर्म्स हमको दिखी, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। और अब ये तुम समझ पा रहे हो, पॉली माने मेनी और नोमियल्स में टर्म्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें कई टर्म होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मोनोमियल में तो एक ही टर्म होती है, तो इसको पॉलिनोमियल के अंदर कैसे रखते हैं। इसके बावजूद भी हम मोनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए, ये देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो है तो जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। और ये मोनोमियल के अंदर आता है। अब डिग्री के बेस पे, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो अगर मैंने लिखा ax + b, यहाँ पे a कांस्टेंट है, a कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है, ऐसे बोल सकते हो। इस पर डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। अगर मैंने लिखा ax² + bx + c, राइट, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम जो हाईएस्ट पार होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग टू हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री है लीनियर, 2 डिग्री है तो क्यूबिक, अगर 3 डिग्री है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे cx + d,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, सॉरी 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, 3 वाले को हम क्यूबिक बोलते हैं, समझ में आया, 3 वाले को हम क्यूबिक बोलते हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है bx3 cx dx प्लस ये, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह से, और देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है 4 3 2 और फिर 1 और फिर 0, राइट, इसी तरह से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी तुमको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल में कभी a 0 नहीं हो सकता, इसमें भी a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर तुम a 0 कर दोगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो ये तो लीनियर हो जाएगा, राइट। ये इसमें खत्म कर दोगे तो ये वाली क्यूबिक जो दिख रही है ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो डिग्री के बेस पे ये हमने क्लासीफाई कर दिया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x⁻³ है, तो मैक्सिमम इसमें टर्म्स जो पॉसिबल होगी वो 4 होगी, जितना डिग्री होगी उससे 1 बढ़ा के, यानी 3 अगर डिग्री है तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है? मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकती है। कैसे? देखो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो अब यह 1 होगा तो ये 0, इससे छोटा तो नहीं होता, यानी कि जितनी डिग्री होती है उससे 1 बढ़ा के जितनी टर्म आती है उससे ज़्यादा टर्म्स पॉसिबल नहीं। x⁻³ में कभी भी पॉसिबल नहीं है जब डिग्री 3 है कि उसमें 5 टर्म्स आ जाए, मैक्सिमम 4 आ सकती है। 2 में क्वाड्रेटिक में कितनी टर्म्स पॉसिबल? मैक्सिमम 3, 2 तो है ही है और 1 ऐड कर देंगे। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन समझा पॉलिनोमियल्स का, कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और कैसे हम टर्म्स के बेस पे करते हैं। अब चलो फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं, जब हम सारी बातें लगभग समझ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, पॉली माने मेनी, टर्म्स माने पद, हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहु माने बहुत से, पद माने टर्म्स। तो मेनी टर्म्स का स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। कोएफिशिएंट क्या है? वेरिएबल के साइड में लगी हुई वैल्यू। एक्सपोनेंट जो पावर होती है उसी को पावर इंडेक्स भी बोलते हैं। टर्म क्या होता है? प्लस और माइनस से सेपरेटेड। डिग्री हाईएस्ट पावर। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस वेरिएबल कोएफिशिएंट, राइट, और डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ होता है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में होल नंबर ही वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, और इसमें होता है प्लस होता है, माइनस होता है और मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है, राइट। डिवाइड वाला पहले हम कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्म जो मैंने लिखाई, राइट, उसमें कन्वर्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन डिग्री के बेस पे कैसे करते हैं और कैसे टर्म्स के बेस पे करते हैं ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।